हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको जो हम बताए थे कि आपकी फिजिक्स की क्लास जो है एनसीईआरटी जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इसमें हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। उसमें आपको पहला डेरिवेशन कल करवा चुके हैं और आज सेकंड डेरिवेशन रहेगा। तो डेरिवेशन यदि आप हमारे साथ याद करना चाहते हैं, एग्जाम में पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल तरीके से आपको हम समझा रहे हैं और आपको हर एक डेली वीडियो मिलेगी। हर एक 15 या 20 मिनट की वीडियो में आपको एक डेरिवेशन रोज डेली प्रिपेयर हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन को। जब तक आप वीडियो को शेयर और लाइक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अच्छी स्थिति में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग अच्छी स्थिति में आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले हैं। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हम दो बिंदु आवेश लेते हैं। ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिएगा। दो बिंदु आवेश लेते हैं और इनके जो बीच की दूरी है, ध्यान से देखिए, बीच इस पे दो वैद्युत आवेश हमने ले लिया। ठीक है, ड्यूरेशन के अनुसार हम यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, तो यहाँ पर ये कुछ दूरी पर ले लिया और यहाँ पर इसको हमने बिंदु को मान लिया। इसको हम ए मान लेंगे सिरा और इसको हम बी सिरा मान लेंगे। इसे हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, इसको हम माइनस क्यू आवेश दे रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पर इवन वेक्टर यानी हमको बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E2 वेक्टर इधर की ओर हो जाएगा क्योंकि इसकी विपरीत है और दोनों का जो परिणामी हो जाएगा वो E वेक्टर हो जाएगा। दोनों का परिणामी E वेक्टर हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो L होगी और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो L होगी। इस बिंदु O से इस बिंदु P तक की दूरी को R मान लेंगे। क्या मान लेंगे? R मान लेंगे। अगर हम इस प्लस Q आवेश की दूरी बात करें, यानी प्लस Q आवेश से इस बिंदु P की दूरी की बात करें, तो देखो L दूरी यहां तक की माइनस करनी पड़ेगी ना R पे, तो ये R माइनस एल हो जाएगा। और यही अगर हम बात करें कि भैया इस माइनस क्यू आवेश से यहाँ बिंदु P की दूरी क्या होगी, तो इसके L वाली ऐड हो जाएगी यानी R प्लस एल हो जाएगी। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई? आपको बताइए, क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है? तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है, आपका फिगर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम अब बात कर लेते हैं कि अब हमको कैसे ज्ञात करना है सॉरी, तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश बिंदु P तक की दूरी ज्ञात मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और इस बिंदु B से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण हम तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? E1 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहां पर देखो आवेश क्या है? Q है और दूरी इस प्लस आवेश से बिंदु P की क्या है? R माइनस एल। तो यहां पर R माइनस एल का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार है ना, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या तीव्रता? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो यहां पर ये E2 वेक्टर हो जाएगा। E2 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q। अब दूरी यहां से बिंदु B से बिंदु P तक की क्या है? R प्लस एल। तो यहां पर ये R प्लस एल का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो भैया परिणामी तीव्रता हमने बताया कि अगर परिणामी तीव्रता आपको ज्ञात करना है
तो क्या होगा ई वेक्टर बराबर E1 वेक्टर और प्लस में E2 वेक्टर, लेकिन E2 विपरीत दिशा में है, इधर ये है, E2 इधर की ओर है, तो ये माइनस का E2 वेक्टर लिया जाएगा। तो आपको पता है धन और ऋण का ऋण हो जाता है, इसीलिए E वेक्टर बराबर हो जाएगा E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। क्लियर? अब यहां पर हमें E1 और E2 का मान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं बची है। ठीक है, क्या रखना है? E1 और E2 का मान रखना है। भैया दोस्तों आइए चलते हैं आगे, यहां पर प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। यहां पर E1 और E2 का मान रखते हैं, तो हमारे पास यहां पर E वेक्टर बराबर E1 का मान क्या दिया गया है? 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहां पर 1/4πε0 के Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में लगेगा माइनस, E2 की जगह पर क्या रखेंगे? 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 के Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? क्या आपको इतना समझ में आया? अब यहां पर देखो Q/4πε0 के कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो E वेक्टर बराबर Q/4πε0 के कॉमन बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या डाउट है कोई यहां तक? बताइए, यहां तक कोई डाउट है आपको? ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, अगर कोई डाउट नहीं है तो। अब यहां पर इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर एलसीएम लेना पड़ेगा तो E वेक्टर बराबर Q/4πε0 के एलसीएम लेंगे तो आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर से होल स्क्वायर होगा तो इसको भी होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहां पर ये इधर जाके टूटेगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बीच में माइनस रहेगा, ये इधर जाके टूटेगा। तो यहां पर ये r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि एलसीएम लिया गया। अब यहां पर ये E वेक्टर बराबर हो जाएगा Q/4πε0 के। ठीक है, ε0 के। इतना क्लियर है भाई, है ना? इतना क्लियर हुआ ना? तो यहां पर चलेंगे आगे, है ना? तो यहां पर कोई दिक्कत? अब ये हम तोड़ेंगे इसे, जब इसे तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी हमारा RL है। अब यहाँ बीच में माइनस है, तो जो माइनस वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। नीचे तो आपका वही रहेगा, क्या रहेगा? r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो प्लस का r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कट गया, तो 2RL क्या होता है? 4RL सॉरी। तो E वेक्टर बराबर क्या हो गया? Q/4πε0 की, ये हो जाएगा 4RL अपान, अब ध्रुव छोटा है इसलिए r इज लेस देन l, मतलब इज ग्रेटर देन l, l की वैल्यू 0, तो r स्क्वायर ये है और ये स्क्वायर, तो r की घात 4 हो जाएगी, क्योंकि भैया इसका मान 0 हो गया यहां से, यानी l लगभग 0 के बराबर है। अब एक r ऊपर से और नीचे से कट जाएगा, तो इसको r स्क्वायर, r की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं? r क्यूब इंटू r, तो r से r कट गया। अब आपको पता है कि E वेक्टर बराबर, इसको हम ये लिख सकते हैं 4r को 2l इंटू q इसके साथ, और इंटू में 2, क्यों? क्योंकि 4l है, तो 2l इंटू 2 इंटू q लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे क्या है? 4πε0 के इंटू में r क्यू। अब आपको पता है द्विध्रुव की जो स्थिति होती है वो p बराबर 2lq होती है, और k की वैल्यू 1, तो हम यहां पर रख देंगे 2lq की जगह p, तो हमारे पास आ जाएगा E वेक्टर बराबर 1/4πε0, k की वैल्यू 1 हो गई। अब यहां पर इसकी वैल्यू p हो गई, है ना? तो हमारे पास 2 ये वाला बचा, और इसकी जगह पर p लिख देंगे, नीचे क्या आ जाएगा? r क्यूब। तो भैया यही तो हमारा डेरिवेशन है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो क्या आ जाएगा? E वेक्टर बराबर 1/4πε0 2p/r³। यही अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। क्लियर? यही क्या है? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। देखो मात्र अभी 10 मिनट ही होने वाले हैं, तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम मात्र 2 से 3 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। कितनी अच्छी बात है ना? देखो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक द्विध्रुव लेना है।
जो जिनके दो बिंदु आवेश होंगे, एक प्लस और एक माइनस, परिमाण समान है परंतु विपरीत चिन्ह के होंगे। यहां पर ए है और यहां पर बी सिरा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों, क्योंकि द्विध्रुव बना रहा है तो दोनों बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2l होनी चाहिए। तो बीच में एक मध्य बिंदु O मान लिया और यहां तक की दूरी l, यहां तक की दूरी l। अब हमने क्या किया, और वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थिति होती है उसको आप जानते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है कि ऐसा द्विध्रुव जिनके अक्षों के बीच की दूरी क्या हो, 2l हो, अल्पांश दूरी tl हो, ऐसे आवेश जो परस्पर 2l दूरी पर स्थित हो, ऐसी संरचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो आपको पता ही होगा। तो यहां पर हम ए सिरे से प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी हमको जहां ज्ञात करना है उसकी दूरी हमने क्या मान लिया है, यानी मतलब O से यहां तक की दूरी हमने R मान लिया है। तो अगर हम प्लस क्यू आवेश से इसकी दूरी निकालेंगे तो यहां तक की दूरी L को जो है वो R से माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस L आई है। और अगर हम माइनस क्यू से निकालेंगे बिंदु P की, तो यहां तक की दूरी अगर हम निकालेंगे तो इसमें L को ऐड करना पड़ेगा, तो ये R प्लस L आया है। तो इतना तो फिगर समझ में आया है ना। और इसकी दिशा इधर की ओर है, इसीलिए माइनस पे लगेगा। तो हम प्लस क्यू आवेश के कारण अब हम बिंदु P की तीव्रता निकालेंगे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो E1 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/4πε0 कहां से आया, क्योंकि एक बिंदु के लिए वैद्युत छेद की तीव्रता का सूत्र होता है, वहां से हम लगाएंगे। तो 1/4πε0 के Q/R - L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकालेंगे तो यह आ जाएगा E2 वेक्टर बराबर 1/4πε0 के Q/R+L। ये देखो दूरी कितनी है, R+L का होल स्क्वायर। अब यहां पर परिणामी तीव्रता क्या होगा, E बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, क्योंकि दिशा विपरीत है तो माइनस लिया जाएगा, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। क्लियर। अब हमने E1 और E2 का मान रखा है सॉरी, E1 और E2 का मान रखा है, तो ये E1 और E2 का मान हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जहां से देखो दोनों में Q/4πε0 के Q/4πε0 कॉमन है, तो कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। A माइनस बी, A प्लस बी का एलसीएम क्या बनेगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी होल स्क्वायर लगा है। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। फिर हमने इनको तोड़ दिया, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस चिन्ह के साथ, जो माइनस के वो प्लस, जो प्लस का वो माइनस। ये सब तोड़ने के बाद R प्लस का, R माइनस का, L प्लस का, L माइनस का कट गए, 2RL क्या हुआ, 4RL। नीचे द्विध्रुव छोटा होने के कारण L की वैल्यू 0 हो गई, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर से क्या हो गया 4, तो इसको हम लिख सकते हैं R क्यूब इंटू R से R कट गया। अब यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2L और 2 अलग लिख सकते हैं, क्यों इसके साथ लिख सकते हैं क्योंकि हमको P बनाना है। नीचे 4πε0 के और ये R क्यूब बच गया। अब जहां पर एक P है, P बराबर 2L और K बराबर 1, तो E वेक्टर बराबर 1/4πε0। अब यहां पर P हो गया ये 2, तो ये 2P हो गया, नीचे क्या बचा R क्यूब। तो यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थितियों में ये क्या है, व्यंजक है, मात्रक क्या, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बेहतरीन सी क्लास आपको समझ में आई होगी। मात्र 13 या 14 मिनट की क्लास में आपको ये हमने आपको समझाया, आपको इसका रिवीजन करवाया। अब इसको आप आई होप कि इसे 2 से 3 बार आप देखेंगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की बेसिक नॉलेज क्या है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक भी आपसे पूछा जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र की विमा भी आपसे पूछी जा सकती है, वैद्युत क्षेत्र है क्या, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 4 चीजों पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलो, अब हम बात करेंगे मात्र 2 मिनट के अंदर और आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं कि डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन तो आप यहां पर कर ही लेंगे। तो आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं। E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, F वेक्टर अपॉन में Q नॉट, यही इसका सूत्र होता है, आपको पता ही होगा सबको। और ये F का मात्रक न्यूटन होता है और ये आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक बनता है न्यूटन प्रति कूलाम। अगर हम बात करें इसकी बीमा की, तो भैया इसकी जो बीमा होती है आपको पता है, बीमा निकालने के लिए F की बीमा क्या होगी, MLT-2 हो जाएगी, क्योंकि बल की बीमा है, नीचे आवेश है तो आवेश की बीमा AT हो जाएगी। इसीलिए इसकी जो बीमा बनेगी वो M, ये सब ऊपर जाएंगे, M और T ऊपर जाएगा तो T-3, A ऊपर जाएगा तो -1, MLT-3 A इनवर्स बीमा बन जाएगी किसकी, ये बन जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अगर हम बात करें एक कैसी राशि है, तो भैया यह एक सदिश राशि है, याद रखेंगे यह एक सदिश राशि है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। क्लियर। अब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताना है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में क्या क्या आप जानते हैं, क्या क्या आप जानते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में सारा डिटेल लिख देंगे। यदि जो चीज आप एक बार लिख देते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलता, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगले डेरिवेशन की चर्चा कर रहे होंगे। ये सारी डेरिवेशन हम आपको दिसंबर महीने में ही समाप्त करवा देंगे। इसके बाद जनवरी पे अनसॉल्व्ड और डेरिवेशन कंप्लीट हो गए होंगे, एक मैराथन लगा देंगे। इसके बाद हम लोग अनसॉल्व्ड के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए मिलेंगे। अगर आपको 90% लाना है तो वीडियो को जरूर देखना है, वीडियो को शेयर भी करना है। चलिए आपको मिलेंगे कल हम इसी समय पर, इसी पॉइंट पर। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।